नमस्ते, आदाब। मेरे साथ सैयद अली अदनान साहब हैं। सैयद अली साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अ, सैयद अली साहब, भाई मैं एक डिस्क्लेमर कर दूँ, मेरे शहर के रहने वाले हैं। हम दोनों लोग एक ही शहर में हैं। मेरी तो पैदाइश, आपकी भी पैदाइश, हम लोग पढ़े, यहीं हम लोग की परवरिश हुई। लेकिन सैयद अली साहब अब अदनान में काफ़ी सालों से हैं, हिंदुस्तान बीच में आए थे और फिर अब वापस ये पहुँचे हैं। 6 महीने शायद आप ईरान में। लखनऊ रहे। जी। हाँ, नहीं, ईरान 6 महीने बाद वापस आ रहे हैं। तो पहले तो सैयद साहब ये बताइए, 6 महीने में जैसा ईरान आप छोड़ के गए थे वही ईरान है कि बदला हुआ ईरान है? लोगों के जी, जी। हौसले की ज़रा बात करिए, जो फिज़िकल बिल्डिंग्स है उनकी बात करिए और ईरान में महँगाई की बात करिए या उसकी बात करिए। एक ओवरऑल आपको 6 महीने में ईरान में क्या-क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इस पे ज़रा एक एक हम लोग बातचीत कर लें, फिर कुछ मेरे प्रश्न अभी करंट स्थिति को लेके। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और ये सरज़मीन शुजाअत, बहादुरी, मुकावमत और सब्र, इस्तिक़ामत की सरज़मीन है, तो यहाँ से आपको और आपके देखने वालों सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ मैं। बिल्कुल सही, 6 महीने पहले मैं जब हिंदुस्तान तो पहले मैं खुद अपने लिए बताऊँ कि मेरे लिए कितना फ़र्क है, खुद ईरान में 6 महीने बाद आना। 6 महीने पहले जब मैं हिंदुस्तान गया, तो उस वक़्त जिस हालत में मैं ईरान को छोड़कर गया था, उसमें और अब में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही कि खुद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, रहबर शहीद अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई दामत बरकातहू कि ये उस वक़्त बाहयात थे और हम उन्हें देख रहे थे, उन्हें सुन रहे थे। लेकिन अब जबकि हम 6 महीने के बाद लौटे हैं, तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके ना होने यानी उनकी ज़ाहिरी सूरत नहीं है, उनका जिस्म नहीं है, लेकिन उनकी रूह, उनके बयानात, उनकी बातें, उनकी वो तमाम तर चीज़ें कि जो वो लोगों से कहा करते थे, डटे रहो, खड़े रहो, कभी अपनी इज़्ज़त का सौदा ना करो, कभी झुकना नहीं किसी के सामने। वो तमाम तर जो दर्स वो अपनी हयात में रहबर शहीद देते थे, आज मैं उन तमाम तर चीज़ों को अपनी आँखों से इस मैदान में देख रहा हूँ। दूसरी बात जो मैंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर फ़र्क देखा, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे घर के सामने जो चौराहा है, इसी चौराहे पर 8 और 9 जनवरी का वो दिन था कि जब बड़े पैमाने पर अमरीकी और इज़राइली जासूस आकर जिन्होंने हुड़दंग मचाया था और 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों को बेरहमी से मारा, जिसमें 2 साल, 2.5 साल की बच्चियाँ थीं। इसी बिना पर मुझे भी यहाँ से जाना पड़ा, मेरे वालिदैन का प्रेशर था कि आप आ जाइए। वो 8 और 9 जनवरी का वाक़या, वो मैदान में लोगों का खड़े रहना और गोलियाँ चलाना मैं भूल नहीं सकता। लेकिन आज 6 महीने के बाद मैदान वही है, इलाका वही है, मेरा घर भी उसी जगह पर है, लेकिन उसी जगह पर कि जहाँ पर जासूस खड़े होकर गोलियाँ चला रहे थे, आज उसी मुकाम पर लाखों, हज़ारों लोग खड़े हुए ईरान के सपोर्ट में, वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो ईरान के सपोर्ट में नारा लगा रहे हैं और अमेरिका और इज़राइल के मुर्देबाद के नारा कि जब तक हम ट्रंप को, इज़राइल को उनके जराइम से रोशनास नहीं करा सकते, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुसलसल मैं 27 तारीख को यहाँ पहुँचा हूँ, तब से मैं रोज़ रात में यहाँ निकल रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, वही मैदान है कि जहाँ पर हालत बिगड़ी हुई थी, आज वही मैदान जहाँ पर लोग जो है सपोर्ट में ईरान के और रहबर के उसमें निकले हैं। उसके साथ-साथ जो आपने इशारा किया महँगाई की तरफ, बिल्कुल जंगी हालात हैं, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जंग के माहौल में ईरान को दूसरी तरफ भी देखना है। तो इसमें 2 राय नहीं है कि बिल्कुल जो महँगाई मैं छोड़ कर गया था, यहाँ पर महँगाई जहाँ पर हर 10 दिन, 15 दिन में बढ़ती है, यहाँ पर हम 6 महीने के बाद लौट कर आ रहे हैं, तो महँगाई बहुत बढ़ी है। दूध हो, लब जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें महँगाई, रोज़मर्रा की ज़रूरियात में महँगाई, महँगाई बढ़ी है, लेकिन महँगाई बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये अवाम जो है वो पीछे हट गई हो। इसको पता है कि ये महँगाई की वजह क्या है, जंग है, हालात ऐसे हैं, लेकिन अगर इन महँगाइयों की वजह से हम पीछे हट जाएँगे, तो फिर इससे बड़ी मुसीबत कि वो जो इस्तिकबार, वो जो इम्पीरियलिज़्म हम पर आके बैठ जाएगा, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो लोग डटे हैं, खड़े हैं और अपनी हुकूमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यहाँ पर मैं मुसलसल तौर पर देख रहा हूँ। इसी के साथ-साथ जो एक बात और इशारा करना चाहूँगा मैं कि इशारा करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जब पहुँचा तो वो तमाम तर चीज़ें जो मैं 6 महीने से इंडिया में बैठकर देख रहा था, मैंने आपके सामने कई बार बातें बयान की हैं कि 2 मैदान हैं। एक मैदान कि जहाँ पर मिलिट्री लड़ रही है, अपने मिसाइल्स के ज़रिए से वो फ़ौजें जहाँ पर लड़ाई कर रही हैं।
कि जहां पर खासकर वो साहिली इलाका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका। लेकिन एक मैदान है आनंद जी कि जहां पर पूरे ईरान की आवाम लड़ रही है, ईरान की पब्लिक लड़ रही है। वो मैदान कौन सा मैदान है जहां पर हर गली, हर कूचा, आप जरा सोचें कि कौन सी ऐसी दुनिया है जहां पर 150 दिन हो जाने के बाद भी पूरी आवाम मैदान में खड़ी रहे। यही मैं बताना चाहता हूं कि जब आवाम मैदान में आती है तो उसका मुतालिबा माना जाता है। जब आवाम मैदान में आती है तो हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं। हमारा हिंदुस्तान इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो नीट के बच्चे मैदान में उतरे हैं, ये मैदान में ना उतरते तो ना हुकूमतें इनके मुतालिबों को सुनती, ना हुकूमतों का सर झुकता। मैदान में आना जरूरी है। अवाम अगर मैदान में नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी खत्म है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अवाम आई है। 150 दिन गुजर जाने के बाद भी ये अवाम मैदान में खड़ी है। इस बीच में आपको ये बताता चलूं, ये 150 दिनों से खड़े रहना आज के लिए क्यों ज्यादा हसास है। इससे पहले लोग खड़े थे, वो कम हसास था। आज ज्यादा क्यों हसास है? इसलिए भी हसास है कि इस वक्त अगर आपको पता हो, ये यकीनन मालूम होगा कि वो अरबईन का मौका चल रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 40वें का अय्याम है। क्या मतलब? यानी इस वक्त इराक में, करबला में इमाम हुसैन के 40वें की मुनासिबत से खुद हमारे हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग करबला जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं। खुद आज अभी 40वां 5 दिन के बाद है, लेकिन आज तक की जो ताजा तरीन रिपोर्ट है, 20 लाख ईरानी अब तक बॉर्डर क्रॉस करके इराक जा चुके हैं। उसके बावजूद भी ईरानियों का मैदान में खड़े रहना, ताकि वो जो अमरीकी और इस्राएली जासूस हैं वो आकर इस मैदान को, जो जमीनी हालत उसको खराब न करने पाए। तो ये जज्बा, ये ताकत, ये मैंने कहीं नहीं देखा। सवाल ये है कि ये क्यों है? इनका मुतालबा साफ है कि तुमने हमारी 168 बच्चियों को बेगुनाह मारा, तुमने हमारे रहबर को मार दिया, उन्हें शहीद कर दिया। जब तक इनके खून का बदला, इनका इंतकाम नहीं लिया जाएगा, हम अपने घरों में नहीं जाने वाले हैं। हम लौट के वापस नहीं जाएंगे जब तक इंतकाम। और इंतकाम की एक सूरत यह है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट से अमरीकी फौजियों का खात्मा, अमरीकी फौजी यहाँ से निकल कर जाएं, और ताकि हम जो इस बात का कन्फर्म सबूत पेश कर सकें कि अब दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। तो ये एक पैगाम है दुनिया वालों के लिए कि जो लड़ना जानते हैं, जो अपने मुतालिबे को मनवाना चाहते हैं। ईरान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक आइडियल पेश कर रहा है कि 150 दिनों के बाद भी ये आवाम मैदान में खड़ी है जुल्म के खिलाफ। लिहाजा जहां भी जुल्म हो वो मैदान में आए, लाठी खाए, पुलिस की लाठी चार्ज हो जाए, जख्मी हो जाए, वाटर कैनन चल जाए, कुछ भी हो जाए, ये मैदान में खड़ी रहेगी। हुकूमतें झुकती हैं, हुकूमतों को झुकाने वाला चाहिए। जी, मैं जरा सैयद साहब एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। एक तो जब आप वहां से गए थे तो जैसे 1 रुपया आज की तारीख में $1 करीब 13.5 लाख रियाल के बराबर है, ईरानी रियाल, मोटे मोटा मैं बता रहा हूँ। जब आप गए थे, जब वहां से आप आए थे भारत, उस समय क्या रेट था, एक ये। और अभी जरा दर्शकों को थोड़ी उसमें रुचि होगी कि वहाँ 1 लीटर दूध अभी कितने का है, एक अंडा कितने का है, एक जी, जी। डबल रोटी कितने की है? ये जरा अभी अगर मैं आप एक बार जी, बता जी, दें। मैं जो है वो अपने घर में यही तज़किरा कर रहा था। जब मैं कल गया दूध लेने के लिए, तो जिस हालत में मैं छोड़ कर गया था ईरान को, तो मैं एक वक़्त के लिए ठहर गया। मैंने पूछा कि ये रेट कब बढ़ा? तो उसने कहा तुम कितने दिन के बाद दूध ले रहे हो? तो मैंने कहा 6 महीने के बाद। तो उसने कहा कि किस ख्वाब ख़याली में है? तो अभी जब मैं छोड़ कर गया था, तो अगर मैं तुमान के हिसाब से बताऊँ, यूँ कहा जाए कि अगर बहुत ही उर्दू ज़बान आसान ताकि हमारे सुनने देखने वाले समझ सकें, अगर दूध जो है 6 महीने पहले 50 रुपए का था, तो आज वो दूध 75 रुपए का है, 1 लीटर, 75 लेकिन रुपए। रियाल में बताइए, नहीं रियाल में हाँ, जरा बताइए मेरे तो से। वो मैं कहता हूँ, मसलन चूंकि रियाल अभी इस वक्त उसकी बढ़ गई है, तो ऐसे अगर रेट। वो मसलन, हाँ, अगर वो रियाल में 40,000 तुमान का 1 लीटर दूध था, तो आज वो 80,000 तुमान, 75,000 तुमान लीटर का जो है वो दूध है। तुमान और रियाल में फर्क है? जी, तुमान असल में यहाँ पर ज़बान में जो बोला जाता है, वो पहले ईरान की जो असल करेंसी वो रियाल में बोली जाती है। अभी वो रियाल हटाकर वो तुमान, यानी हम लोग जब आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, वो तुमान बोला जाता है कि 1 तुमान, 2 तुमान। उसमें 1 ज़ीरो कम करना पड़ता है, रियाल में 1 ज़ीरो बढ़ जाता है। तो रियाल तो वो करेंसी जो है वो ओवरऑल मिडल ईस्ट में अक्सर जगह चलती रहती है। लेकिन तुमान जो है ये ईरान की, तो इसको ऑफ़िशियल कितना तौर पर एक एक इस्तेमाल। एक लीटर दूध कितने का है? 80,000 तुमान का।
80,000 तुमान के आसपास का 1 नहीं तो एकड़ दूध। वैसे नहीं तो वैसे मैं अपनी जानकारी के लिए दर्शकों को भी समझा दूं, 80,000 जी, तुमान अगर रियाल में देखेंगे तो करीब 8 लाख रियाल हुआ। 8। जी, और जी, जी, 8 लाख रियाल को अगर देखें तो मोटे तौर पे वो 70-75 रुपए का है, जितना हिंदुस्तान जी, में भी यही दूध का रेट है। पहले इसका जी, जी। मतलब सस्ता था, अब हुँ, वो हुँ। इंडिया में जो रेट है उसके आसपास आ गया है, जो मेरी जी, समझ जी। है। यहाँ पे भी बिल्कुल। 70-75 रुपए हाँ, दूध है। बिल्कुल है ऐसा, लेकिन क्योंकि करेंसी का डिफरेंस है, तो इस बिना पर यहाँ की महँगाई जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि वो इनका पैसा जो है वो लो है, तो इसलिए वो चीज़ें अपने आप में कंसिडर, तो खुलासा ये कि यहाँ पे महँगाई का मसला है, लेकिन उस महँगाई के बावजूद लोगों का मैदान में खड़े रहना और उसमें आगे बढ़ना, ये अहम है। वो जो आपने एक और इशारा किया कि बिल्कुल सही बात है, 6 महीने में डॉलर के एतबार से बहुत हाई गया है। जब हमारे हिंदुस्तान में डॉलर की ये सूरत-ए-हाल है, खुद यहाँ पर पाबंदियों के बावजूद वो भी बढ़ा है। हत्ता तमाम तर चीज़ें, मैं सिर्फ़ आपको जो भी चीज़ें दूसरे मुल्क से आती हैं, वो तो महँगी हैं ही, खुद यहाँ पर जो चीज़ें पैदा होती हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी महँगी हैं, रोटियाँ महँगी हो गई हैं, दूध है, खाने-पीने के सामान महँगे हैं। तो ये महँगा होना, ये तरतीब, यानी ये महँगा ना हो तो ताज्जुब है, क्योंकि ईरान इस वक़्त जंगी हालात में है और उस पर इतनी पाबंदियाँ थोपी गई हैं, सामान चारों तरफ से नहीं आ पा रहा है। जो आ भी रहा है तो वो महदूद ममालिक से आ रहा है, वो अपने टैक्स के साथ आ रहा है। इस पाबंदियों के बावजूद महँगाई बढ़ना, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। मुश्किल तब होती कि जब इन महँगाइयों के कंट्रोल करने के लिए काम ना हो रहा होता। मुश्किल तब होती जब इस महँगाई को सही करने के लिए कोई काम ना हो रहा, तो वो काम भी हो रहा है, लेकिन असल मुद्दा यहाँ पर महँगाई का नहीं है। ये मैं आपसे बस कहता चलूँ कि असल मसला यहाँ पर वो इस्तिकबार, वो जंग कि जो इस वक़्त ईरान पर थोपी गई है, वो है कि इन महँगाइयों के बावजूद भी मैंने जो है कुछ वीडियोज़ बना रखे हैं, मैं आपको शेयर भी करूँगा, किस तरह से लोग पूरे वजूद के साथ मैदान में उतर रहे हैं, इतनी महँगाई और इतने मुश्किलात के बावजूद। तो ये अपने आप में एक मुअजिज़ा है और एक जो है बड़ी बात है कि लोग सिर्फ़ ये चाहते हैं कि अमेरिका को, इस्राइल को अदब सिखाया जाए कि दूसरों से बात कैसे की जाती है। अदब सिखाया जाए कि आपकी नहीं सुनी जाएगी, हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे। उन्हें बताया जाए कि हम महँगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो दादागिरी है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी। जी। आप ज़रा एक चीज़ ये बताइए, क्योंकि इसको लेके भी काफ़ी यहाँ क्लैरिटी नहीं है। अ, इस समय 3 जगह की बात बताइए। अमेरिका क्या कर रहा है और उसका इस समय का मौजूदा हालात वहाँ पे बैठ के क्या दिख रहा है? इज़राइल अमेरिका का क्या है? क्योंकि वहाँ पे तो अभी भी मैंने सुना ममदानी कह रहे हैं कि अगर न्यूयॉर्क में आएँगे तो मैं अरेस्ट कर लूँगा। और इ ईरान, इज़राइल और ईरान यूएसए, इस पे ज़रा ठीक से समझा दीजिए, इस समय की क्या जी, हालात है? जी। हाँ, ये इस वक़्त की हालत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में बातें बहुत हुई तो अब लोग भी ज़रा थकते जा रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट जो है वो लोगों का कम होता जा रहा है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि इस वक़्त जो जंगी हालात है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईरान की अगर सूरत-ए-हाल देखी जाए, तो ईरान को मैं आसान ज़बान में 2 तरह से तक़सीम करूँगा। पहला ये कि जो ईरान का साहिली इलाका है, जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो इलाके उस तरफ के हैं, वहाँ पर मुसलसल जब से एमओयू खत्म हुआ है, तब से पिछले 13 से 15 दिनों में रोज़ की बातें हैं कि अमेरिका मारता है, ईरान मारता है, लड़ाई वहाँ पर जारी है। हत्ता बार अभी कल रात की बात है कि अमेरिका ने फिर ये कोशिश की कि 3 शिप वो बगैर ईरान के कोऑर्डिनेशन के गुज़ारे। ईरान ने बाकायदा उन 3 शिप पर हमला किया, उसको रोकना चाहा, जब वो नहीं रुके, हमला करके उन्हें खत्म किया। उसके बावजूद यानी गोया कि ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है, वो तय करेगा कश्तियाँ कब जाएँगी, कितनी जाएँगी, किस तरह जाएँगी, किससे मैं क्या लूँगा और क्या नहीं लूँगा। ये उस तरफ का मैदान है। लेकिन दूसरी तरफ उधर से हमले भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमले नहीं हो रहे हैं। बाकायदा कल एक किश्म का इलाका है, वहाँ पर एक घर पर हमला किया गया, 5 जो है वो भी इलाका रहने वाला था, रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ, 5 लोग शहीद हुए। तो वहाँ पर भी अमेरिका की तरफ से हमला जारी है, लेकिन पिछले 5 दिनों से हमले कम हुए हैं। कम क्यों हुए हैं? उसकी भी अपनी वजह है कि अमेरिका के पास अब वो ताकत नहीं है कि वो दूर-दराज से बैठ के हमला कर सके। उसे नज़दीकी बेसिस की ज़रूरत है, जो ईरान ने तबाह किए हैं। तो हमले कम हो रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहे हैं, उसमें शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जवाबी कार्रवाई में आपने देखा कि आज सुबह ही ईरान ने जॉर्डन पर, कुवैत पर, इन इलाकों पे बाकायदा जो है मिसाइल्स अपनी मारी हैं
और न सिर्फ ये कि मार रही हैं, बल्कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है F-35 3 अदद जो है वो जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस पे, अल अजरक बेसिस पे ईरान ने तबाह किए हैं। और भी नुकसान अमेरिका का बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो भी बगैर बताए। अब तो ईरान बगैर बताए हमला करे ताकि जो नुकसान ज्यादा हो। ये पहला मैदान। दूसरा ईरान का जो मैंने आपके सामने बताया, वो आवाम के जो मैदान में खड़ी है, उसके अपने चंद मुतालिबात है, वो उससे कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है। वो क्या है कि हमें जो है रहबर शहीद के खून का बदला चाहिए, हमें जो है यहाँ पर जो भी लोग शहीद हुए हैं उनका बदला मिले, ट्रंप और इसराइल को मारा जाए। दूसरी तरफ से ये पूरे मिडिल ईस्ट, तो ये अवाम का यहाँ पर, ये अवाम का किरदार है। ये हो गई ईरान की बात। लेकिन उस तरफ अमेरिका जो है वो इस जंग से बहुत तेजी से और रफ्तार से निकलना चाह रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम निकलते निकलते अपनी जीत साबित करके निकले, दुनिया पर ये बात पहुंचे कि हम जीत गए हैं। वो चूंकि रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अब अमेरिका के पास एक रास्ता ये बचा है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता ये है कि ईरान को मिडिल ईस्ट से उलझा दिया जाए। इसीलिए आपने देखा कि परसों रात सऊदी ने वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए इराक में है, उन पर हमला किया गया। 15 के आसपास शहीद होने लोगों की खबर आ रही है। उसके अलावा सऊदी को यमन से उलझाया जा रहा है। सऊदी और ईरान में एक उलझन है। इराक को बीच में लाया जा रहा है। इराक की हुकूमत, आप जान रहे हैं कि इराक का प्राइम मिनिस्टर वो अमेरिका की गोद में किस तरह से बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो ये चाह रहा है कि इन लोगों को आपस में उलझाकर खुद जो है निकल लिया जाए। रही बात अमेरिका और इसराइल के दरमियान के रिश्ते की, ये रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। और इस रिश्ते में जो सबसे बड़ी चोट है वो यही है कि अमेरिका निकलना चाहता है, इसराइल चाहता है कि ये ना निकले। इसके होने से मेरा बहुत बड़ा फायदा है। तो अब ये कब तक चलेगा, इसमें हमें वेट एंड वॉच की कैफियत में रहना है। लेकिन आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी तक पूरी जंग की हालत है वो ये है कि मुसलसल अमरीकी नुकसान होता जा रहा है। इनके पास इनका जो जखीरा था वो खत्म होता जा रहा है। तेल का दाम आप देख रहे हैं कि $90 से ऊपर जा चुका है। इनका खुद का तेल का जखीरा खत्म होता जा रहा है अमेरिका का। इस तरफ से ईरान जो है वो मजबूती के साथ न सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट में, बल्कि वो अब तो जॉर्डन की जो अल अजरक ये मशहूर था कि सबसे बड़ा अड्डा है और महफूज तरीन अड्डा है, वहां तक जो है खुले तौर पर ईरान जो है बहुत ही आसानी से अपनी मिसाइल्स को मार रहा है। और अमेरिका जो है वो ये सोच रहा है कि हम 2 मिसाइल्स अगर आ रही हैं तो दोनों में से किसको हम जो है रोकें और किसको ना रोकें, क्योंकि हमारे पास रोकने की क्षमता महदूद हो चुकी है। तो ये जंग ईरान की ताकत के साथ साथ पूरे मुकावमत के लिए बढ़ रही है। अब देखना ये कि कहां तक जाके रुकती है इंशाअल्लाह। जी, मैं जरा एक चीज और समझ लूं सैयद साहब, ये इजराइल का इसम, क्योंकि वहां पे इलेक्शन अब सिर पे है, अक्टूबर में इलेक्शन है। जी जी और जैसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अगर हार जाते हैं इलेक्शन तो अपने ही देश में उनको तुरंत कैद कर लिया, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। इजराइल की जरा अगर हालात आप कुछ बता सकें। जी जी, इसराइल का मेरा ये तसव्वुर और मानना ये है कि मामला जो है वो पूरी जिबह मुकावमत, ये जो रेजिस्टेंस जो पूरा लॉबी है, पूरी इलाका है, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि वो इसराइल में नेतन्याहू हो या कौन हो। सारा मामला इस पूरे मुकावमती महाज का, मुजाहमती महाज का ये मानना और ये सोचना है कि नेतन्याहू रहे या ना रहे, ये इसराइल की जो नाजायज उसने अपनी हुकूमत बना रखी है ये खत्म होनी चाहिए। और यहाँ पर एक जो है, जो वहां के रहने वाले अरब और वहां के रहने वाले यहूदी, ये लोग मिलकर आकर इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन हो, बाकायदा उसमें एक सरकार बने, और सरकार बनने के बाद जो जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक मुल्क होना चाहिए उस तरह से लोग रहें। लेकिन इसराइल जो कब्जा जमा रहा है, जो बाहर से लाला की यहूदियों को बसाया गया है और वो पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर रहा है, ये जो है हेजिमनी और ये तमाम तरह चीजें नहीं चलेंगी। रही बात खुद इसराइल के अंदर, तो आप देख रहे हैं ये जंग अगर ना होती आनंद जी, तो खुद नेतन्याहू का परबंदा और उसका जो उसके जराइम इतने संगीन हो चुके हैं कि खुद ये उसके ऊपर मारने की धमकियां बहुत बड़े पैमाने पर साबित हो चुकी हैं। लेकिन वो इस जंग के बहाने अपने आप को बचा रहा है। वो ये चाहेगा कि ये इलेक्शन पहली बात तो ना हो, क्योंकि अगर इलेक्शन हुआ तो मालूम है कि उसकी हार तय है। अगर हार हुई तो फिर उसे जो है सूली पर लटका दिया जाएगा। एक तो ये इलेक्शन ना हो, इलेक्शन कब नहीं होगा, जब इलेक्शन जो है इस जंग के नाम पर हम जो है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने देखा, हम कोई दूर की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का एक तरीका ये होता है कि जंगी माहौल क्रिएट किया जाए।
तो ये जंगी माहौल इसराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए इतना अहम है, या तो इलेक्शन ना हो, अगर हो तो वो इस जंग की वजह से अपने आप को जीतता हुआ या कुछ धांधली करते हुए जीत अपनी वो दर्ज करवा सके। तो इसराइल के अंदर इसी बिना पर, इसी वजह से इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी जो आप थोड़ी दूरी नजर दिखाई देती है वो खतरनाक है। लेकिन ईरान के लिए और दुनिया में जो लोग जंग कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो इस दुश्मनी को झेल रहे हैं, उनके लिए अहम ये कि इसराइल में बैठे नेतन्याहू और अमेरिका के पीछे बैठे ट्रंप के पीछे जो फिक्र चल रही है, जो लॉबी है, जो शैतानी ताकत है, जो ये चाहती है ये जंग चलती रहे, वो सरमायादारी, वो इम्पीरियलिज्म, वो तमाम तर साम्राज्यवाद की जो सोच है उससे मुकाबला करना है, चाहे ट्रंप रहे या नेतन्याहू रहे। और ये मुकाबला चलेगा जब तक इस पूरे मिडिल ईस्ट से इन सरमायादारों की ताकत कमजोर न पड़े। जी, मैं एक आखिरी बात पूछ के खत्म करूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या स्टेटस है? क्योंकि बीच में आया था कि ओमान की तरफ से एक प्रपोजल आया है, ईरान, इस समय उसकी स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है? कितने जहाज आ जा रहे हैं? कैसा रिस्ट्रिक्शन है? कौन क्या है? जरा उसकी स्टेटस बता दीजिए। जी, इस वक्त जो है बिल्कुल अगर आपको लेटेस्ट अपडेट मैं दे सकूं वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुकम्मल तौर पे पूरी ताकत के साथ ईरान के कंट्रोल में है। ये पहली बात कि मुकम्मल उनके कंट्रोल में। कंट्रोल का मतलब ये है कि ईरान का ये कहना है कि जब तक अमेरिका धमकी भरे लहजे में बात करेगा, अमेरिकी सपोर्टर और अमेरिकी कश्तियां यहां से नहीं गुजरेंगी, और जिनको भी अमेरिका गुजारना चाहेगा बगैर हमारे कोऑर्डिनेशन के हम उसे रोकेंगे, नहीं रुकेगा तो उसे हम नाबूद करेंगे। लेकिन वो कि जो अमेरिका के पिट्ठू नहीं है, वो कि जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, वो बाकायदा जो हमने 2 रास्ते बना रखे हैं आने और जाने के, वो हमसे कोऑर्डिनेट करें। अब वो हम तय करेंगे कि हमें पैसा लेना है कि नहीं लेना है, 1 जानी है कि 2 जानी है कि 10 जानी है। तो फिलहाल पिछले 24 घंटे में 5-6 कश्तियां गुजारी गई हैं ईरान से कोऑर्डिनेशन के साथ। 3 कश्तियों पर हमला भी हुआ है जो जबरदस्ती अमेरिका के दबाव में रास्ता अपना बना के गुजर रही थी। तो इसमें ओमान भी ईरान के साथ है, और आपको पता होना चाहिए, पता है कि एमओयू की जो 5वां क्लॉज है उसमें शर्त ही ये है कि गल्फ ऑफ पर्शियन से लेकर सी ऑफ ओमान के दरमियान का ये पूरा रास्ता ईरान के तय किए हुए रास्ते पर से ही कश्तियां आएंगी और जाएंगी। मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है, बल्कि पूरे इस रीजन का है कि इस इलाके से जो भी कश्तियां गुजरेंगी, क्यों? साफ सीधी बात है, ईरान जंग झेल रहा है, ईरान के आपने रहबर को मारा है, तो अगर आप ईरान पर हमला इस तरह से करेंगे तो ईरान भी अपने आपकी सेफ्टी के लिए इस बड़े पैमाने पर शर्तें लगाएगा। जब उसको तोड़ा जाएगा तो उस पर हमला होगा। और हम ये देख रहे हैं, हम आपको फिर से बता दें कि इतना कंट्रोल है ईरान का कि इतनी तमाम तर बड़ी बड़ी जंगी बेड़े अमेरिका लाने के बावजूद एक कश्ती भी वो अब तक निकाल नहीं सका है बगैर ईरान की मर्जी के, और अगर गुजारना चाहता भी है तो ईरान उस पर हमला करता है। तो ये ईरान का क्लियर स्टैंड है, इसमें एक जर्रा भी ना ईरान की आवाम, ना ईरान की फौज, ना ईरान की IRGC, ना ईरान के सुप्रीम लीडर, किसी को भी शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अब जो है वो 28 फरवरी से पहले वाला नहीं होने वाला है, अब मुकम्मल उनके हाथ में है। जो ईरान के साथ में है वो आसानी से गुजरेंगे, जो ईरान के खिलाफ हैं वो मुश्किलात से गुजरेंगे। इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि अगर ईरान सुकून में है तो दुनिया सुकून में है, ईरान मुश्किलात में है तो दुनिया मुश्किलात में है। अब ये बात लद गई, पुराने हो गई कि हम खामोश बैठे रहेंगे और ईरान जो है जंग झेलता रहेगा और हम ये सोचें कि हमसे क्या मतलब। नहीं, अब आपसे मतलब है। अगर आपकी कश्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही है तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप ईरान के साथ हैं कि अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब, और मुझे लगता है कि आप 2-4 दिन और सेटल हो जाइए तो थोड़ा स्कूल कॉलेज की भी बात कर लें। बिल्कुल। जो हाँ, जो आपके ग्रैंड लीडर थे, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसकी भी थोड़ी बात करेंगे डिटेल में कि कैसे क्या हुआ, कौन कौन आया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।